विद्यार्थियों, हमने आपके लिए बताया था कि कार्बनिक पदार्थों का या कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण। कार्बनिक विलय कहाँ निर्मित होते हैं? पत्तियों में। पत्तियों को क्या कहते हैं? स्रोत। और पत्तियों से जिन भागों के लिए ये उपापचय या संचित होते हैं उन्हें कहते हैं सिंक। तो सिंक क्या हो सकते हैं? सिंक हो सकती है जैसे जड़ें या फिर पुष्पें, उन्हें क्या कहेंगे हम? सिंक कहेंगे। तो कहने का मतलब है हम ये देखेंगे कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके स्थानांतरण की दिशा क्या है। क्या वो ऊपर से नीचे की ओर ही जाते हैं या नीचे से ऊपर की ओर ही जाते हैं या फिर मध्य से ऊपर और नीचे जाते हैं? तो हम देखते हैं सबसे पहला कार्बनिक पदार्थों का दो विपरीत दिशाओं में स्थानांतरण। ध्यान रखनी है, आप जानते हैं पत्तियां शीर्ष पर भी होती हैं। जो स्तंभ होगा तो स्तंभ के शीर्ष पर भी पत्तियां होंगी। जैसे ये स्तंभ है, ये मध्य स्थिति है, यहां भी पत्ती है और यहां भी पत्ती है और यहां भी पत्ती है जड़ के निकट। तो ये जड़ के निकट है, ये शीर्ष के निकट है और ये मध्य स्थिति है। तो तीन स्थितियों में पत्तियां लगी हुई हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी दो विपरीत दिशाओं में स्थानांतरण बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से विपरीत स्थानांतरण में पत्तियों की स्थिति अलग अलग होगी, ध्यान रखनी है। जैसे पौधों के स्तंभ में कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर व नीचे दोनों दिशाओं में साथ साथ होता है। ये बात भी ध्यान रखें, अलग अलग नहीं होता है, साथ साथ होता है। कहने का मतलब है जैसे ऊपर वाली पत्ती से कार्बनिक पदार्थ निर्मित होगा तो वो ऊपर से कहाँ आएगा? कहने का मतलब है ऊपर वाली पत्ती से जाएगा ऊपर शीर्ष की ओर, ऊपर वाली पत्ती से कहाँ जाएगा? वो शीर्ष की ओर। और शीर्ष में क्या होगा? पुष्पों का निर्माण होगा, फलों का निर्माण होगा। अब जो नीचे वाली पत्ती है जो जड़ के निकट है तो उससे जो भी निर्मित कार्बनिक पदार्थ होगा वो जाएगा जड़ों की ओर। तो कहने का मतलब है अगर जड़ों के निकट है तो वो नीचे की ओर जा रहा है पत्तियों से, और अगर पत्ती शीर्ष पर है तो वो ऊपर की ओर जा रहा है कार्बनिक पदार्थ। तो यहाँ और ये साथ साथ ही प्रक्रिया चल रही है। कहने का मतलब ये है जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं पत्तियों में, जैसे इन पत्तियों में निर्मित होते हैं तो ये मान लो शीर्ष है तो शीर्ष की ओर दिशा होगी इस कार्बनिक पदार्थ की। अगर ये जड़ की ओर है, पत्ती जड़ के निकट है तो जड़ की ओर उसकी दिशा होगी। तो कहने का मतलब है कि जो पत्तियां जड़ के निकट है उनके कार्बनिक पदार्थ की दिशा नीचे की ओर होगी और जो पत्तियां शीर्ष के निकट है उनके कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की दिशा ऊपर की ओर होगी। ठीक है, और वो साथ साथ होगी, ऐसा नहीं है इसमें अलग टाइम हो इसमें कोई अलग टाइम हो, ऐसा नहीं है। और जो मध्यस्थ स्थिति में पाई जाती है पत्तियां, उनमें क्या होगा? दोनों दिशाओं में होगा, मध्यस्थ पत्तियों से नीचे की ओर भी ऊपर की ओर भी। आप जानते हैं पत्तियों से जड़ की ओर अर्थात नीचे की ओर क्या होगा? संचय होगा। आप जानते हैं जड़ों में क्या होता है? संचय होता है, नीचे की ओर जब स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन पत्तियों से पुष्पों और फलों की ओर, फलों के निर्माण की ओर होगा तो वो क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। ध्यान रखना, ये व्यवस्था ध्यान रखना। अब इसके अलावा एक तीसरा फैक्ट है बिल्कुल अलग। जैसे आप जानते हैं सलकंद जिन्हें बल्ब कहते हैं, कंद जिन्हें ट्यूबर कहते हैं, प्रकंद जिन्हें राइजोम कहते हैं, या अन्य संचयी अंग। ये संचयी अंग है क्योंकि संचित कर लेते हैं कार्बनिक पदार्थों को। तो इनसे जो स्थानांतरण होगा सदैव ये ऊपर की ओर होगा। ये कहाँ होगा? ऊपर की ओर, क्योंकि संचित अंग कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर भूमिगत रहते हैं। ठीक है, ये तना भी हो सकते हैं, जड़ भी हो सकती है संचित अंग। अब ये तो जान चुके संचित अंगों से ऊपर की ओर होगा। पत्तियों से सदैव कहाँ होगा? पत्तियों से दो दिशाओं में होगा, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। अगर फलों और पुष्पों का निर्माण हो रहा है तो ऊपर की ओर होगा और जड़ों की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर होगा, संचय होगा। क्लियर? तो ये स्थानांतरण कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की दो विपरीत दिशाओं का स्थानांतरण आप समझ चुके हैं। ये जो सिद्धांत दिया था ये बिडल और कोरी ने दिया था 1965 में। उन्होंने प्रयोग किए थे बीन की पत्ती पर, बीन का जो पौधा था उसकी उनकी पत्तियों पर प्रयोग किए थे। उन्होंने बताया था कि प्ररोध शीर्ष के निकट जो पत्तियां रहती हैं, मतलब यहाँ रहती है शीर्ष, उनमें जो स्थानांतरण होगा वो ऊपर की ओर होगा। और जड़ के निकट जो पत्तियां होती हैं उनमें जो कार्बनिक
पदार्थ होगा बनेगा वो नीचे की ओर स्थानांतरित होगा। और तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया था कि स्तंभ के मध्य की पत्तियों से ऊपर और नीचे की ओर दोनों ओर स्थानांतरित होगा। क्लियर? अब एक दूसरा पॉइंट है कार्बनिक पदार्थों का स्पर्श रेखीय दिशा में पार्श्व स्थानांतरण। स्पर्श रेखीय बोलते टेंजेंटियल और पार्श्व को बोलते हैं लेटरल, बगल में, साइड में। अब आपने देखा केवल ये तो रेखीय स्थानांतरण हो गया, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, रेखीय तो हो गया, मतलब अनुदैर्ध्य दिशा में हो गया केवल। लेकिन अब हम क्या देखें, बिल्कुल साइड में, बगल में देखें। आप जानते हैं भाई बड़ी शाखा भी तो रहती है, उनमें भी तो जाना चाहिए, तो उनमें क्या है वो पार्श्व स्थानांतरण होगा, बगल में स्थानांतरण होगा। तो इसे समझने के लिए जॉय ने प्रयोग किया था। जॉय ने क्या किया था, पौधे को लिया और CO2 का इस्तेमाल किया। यहाँ रेडियो एक्टिव कार्बन है, जो CO2 है वो रेडियो एक्टिव होता है। आप जानते हैं कार्बन का जो भार रहता है वास्तव में कितना रहता है, 12 रहता है भार, हाँ। तो यहाँ पे कितना है, 14 है, तो इसका मतलब ये रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव CO2 का उपयोग इन्होंने किया था। और पार्श्व स्थानांतरण को, कहने का मतलब कार्बनिक पदार्थों के पार्श्व स्थानांतरण को समझाने के लिए जॉय ने प्रयोग किए 1964 में। इन्होंने बताया कि अगर हम ऐसा करें, मान लो किसी पत्ती को हम CO2 युक्त कार्बन मतलब CO2 उपलब्ध कराएं, तो निश्चित रूप से पत्तियां क्या करेंगी, ऐसा कार्बोहाइड्रेट बनाएंगी जो कि रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है। अब निश्चित है इस प्रयोग से इनको यह भी पता लगा था कि जो स्थानांतरण होता है, पार्श्व स्थानांतरण कम होता है, जबकि रेखीय स्थानांतरण तेजी से होता है और आसानी से हो जाता है। तो पार्श्व जो बगल में स्थानांतरण होगा वो कम होगा। और एक स्थानांतरण कम कौन सा होता है, अगर स्रोत और सिंक के मध्य की दूरी ज्यादा हो जाए तब भी स्थानांतरण कम होता है। स्रोत से मतलब पत्तियां 50 मीटर ऊपर है, जड़ बहुत नीचे, तो स्थानांतरण भी कम होगा। ठीक है। अब इसे समझने के लिए इसके परिणाम तो सेम मेडोलॉग और कोरी जैसे निकले थे। इन्होंने बताया था कि सीड्स की जो पत्तियां हैं वो ऊपर की ओर स्थानांतरित करेंगी, जड़ के निकटों की नीचे की ओर करेंगी, और मध्य वाली पत्तियां दोनों दिशाओं में करेंगी। ये परिणाम इन्हें मिले थे रेखीय स्थानांतरण के। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक दिशा की पत्तियों को, मतलब कुछ अल्पविकसित पत्तियों को छोड़कर सारी पत्तियां क्या करती थी, तोड़ देती उन्होंने। एक स्तंभ है, इस पर पत्तियां लगी हुई, तो एक दिशा की पत्तियां छोड़ दी और उन्हें उपलब्ध करा दिया क्या, CO2। तो उन्होंने देखा सामान्यतः जब इन्हें CO2 उपलब्ध कराते हैं तो यहाँ पर मान लो एक साइड की पत्तियों को दो प्रयोग किए थे उन्होंने। एक प्रयोग में तो ये किया था, ऐसा करने पर क्या हुआ, एक ही दिशा में क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, रेखीय दिशा में स्थानांतरण हो गया एक ही दिशा में। लेकिन दूसरे प्रयोग में क्या किया था उन्होंने, पत्तियां दोनों ओर थी, अब दोनों ओर पत्तियां थी, लेकिन एक साइड में जो अल्पविकसित पत्तियां थी उन्हें क्या है, CO2 युक्त वातावरण उपलब्ध कराया जो कि रेडियो एक्टिव थी। अब बाद में उन्होंने देखा कि इन पत्तियों में भी क्या है, रेडियो एक्टिव कार्बोहाइड्रेट पाया गया। तो इसका मतलब है उन्होंने एक दिशा में CO2 उपलब्ध कराया था और दूसरी दिशा में CO2 कहां से आ गया। इसका मतलब है पार्श्व स्थानांतरण भी होता है कार्बन पदार्थों में। तो ये किसने बताया था, जॉय ने। ठीक है। और ये प्रयोग किसका था, उद्देश्य वाला, ये विडल्फ और कोरी का था। ठीक है। ये 1965 में, 1964 में। अब हम ये देखते हैं कि स्थानांतरण की दर क्या रहती है। कहने का मतलब है वो कितने समय में कितनी दूरी तय कर पाते हैं, है ना। देखो फिलेम द्वारा फलों व मांसल जड़ों में बहुत ज्यादा कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, स्थानांतरण। मांसल जड़ होती है फ्लैसी, आप जानते हैं बहुत से जो जीव रहते हैं जैसे रीछ है, वो क्या करता है, मांसल जड़ों को खाता है। तो इसका मतलब है मांसल जड़ों में क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो फ्लोएम द्वारा फलों व मांसल जड़ों में बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जैसे कद्दू, घिया, ये जो रहते हैं इनमें क्या है, 30 से 35 दिन में लगभग 4 से 6 केजी कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। सोचो, केजी, ग्राम में केजी। तो इसका मतलब है स्थानांतरण की जो दर होती है वास्तव में मांसल जड़ों में और फलों की ओर अधिक होती है। ठीक है।
अब अगर हम ये देखें स्थानांतरण की आवर्तता, आवर्तता से मतलब है कि स्थानांतरण की दर हर समय एक जैसी रहती है क्या, दिन में एक और रात में एक जैसी रहती है? ऐसा नहीं है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पत्तियों में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा बनेंगे, तो निश्चित रूप से जो दिन में स्थानांतरण होगा वो ज्यादा होगा, अधिक होगा, और रात में स्थानांतरण कम होगा। तो रात में जो स्थानांतरण होता है तो दिन की तुलना में 25% क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और दिन रात का केस समझ चुके हैं, और कहाँ स्थानांतरण ज्यादा होता है ये भी समझ चुके हैं। अगर हम स्थानांतरण की दर निकालना चाहें सरलता से, तो स्थानांतरण की दर निकालने के हम क्या करेंगे, एक या दो पत्तियों को क्या करेंगे, या अधिक पत्तियों को CO2 युक्त वातावरण में उपलब्ध कराएंगे, जो कि रेडियो एक्टिव CO2 है। उससे क्या है, क्या बनेंगे, कार्बनिक पदार्थ बनेंगे, जो कि कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। अब कुछ अंतराल के बाद हम देखेंगे कि जो वो स्तंभ है, कुछ स्तंभ की दूरियों को नापेंगे, कि देखेंगे कि अलग अलग दूरी पर कहाँ कहाँ पदार्थ का स्थानांतरण हो चुका है, कितने समय में कितना स्थानांतरण हुआ है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण की दर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप क्या समझे, स्थानांतरण की दिशा को समझा, स्थानांतरण की दर और आवर्तता को समझे। स्थानांतरण की दिशा को समझने के लिए कार्बनिक पदार्थों का दो विपरीत दिशाओं में स्थानांतरण, जो कि वेडल एवं कोहरी ने बताया था, जो कि रेखीय स्थानांतरण को बताते हैं। रेखीय स्थानांतरण में उन्होंने बताया था कि शीर्ष वाली पत्तियों पर जो कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे उनका स्थानांतरण ऊपर की ओर होगा, और जो जड़ के निकट पत्तियां होंगी उनका स्थानांतरण नीचे की ओर होगा, और जो मध्य में जो पत्तियां होंगी स्तंभ में वो दोनों दिशाओं में स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण सदैव साथ साथ होगा, ऊपर और नीचे की ओर। जबकि यहाँ पे स्पर्श रेखीय या पार्श्व स्थानांतरण बताते हैं, कहने का मतलब एक ओर की पत्तियों को CO2 उपलब्ध कराते हैं, तो दूसरी ओर की पत्तियों में कार्बनिक विलय की उपस्थिति मिलती है। तो इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में स्पर्श रेखीय या पार्श्व स्थानांतरण कार्बनिक पदार्थों का होता है। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं।